नमस्कार। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, वो है राष्ट्रीय आय संबंधित अवधारणा का। राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अवधारणा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। अब देखो, जैसे पीटी में सबसे इम्पॉर्टेंट एक शुरुआत में ही, चूँकि मेरे पास एक लेटेस्ट अभी का जो डेटा है, अभी 2 दिन पहले ही सारे जो फर्स्ट ये एडवांस एस्टीमेट आया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये अभी 7 जनवरी को जारी किया गया था। तो उससे आपका ये एनएसएफ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, उसके द्वारा जारी किया गया था देश में जीडीपी ग्रोथ की क्या स्थिति है, पर कैपिटा इनकम की क्या स्थिति है इसका। तो ये करंट अफेयर्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, दोनों के दोनों। तो ये इसका हम आपको इसको अपने जो बेसिक कंसेप्ट है उससे जोड़ करके ये टॉपिक आपका मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो उसमें है कि राष्ट्रीय आय संबंधित अवधारणा, नेशनल इनकम्स एंड रिलेटेड कंसेप्ट में एक्चुअली होता ये है कि एक अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मंत्रालय है, उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सांख्यिकीय मामलों के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, एक मंत्रालय है, ठीक है। मेनली उसके जो वो मंत्रालय का कोई इंडिपेंडेंट कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही होता है, और इस मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं जो कि अभी जितेंद्र सिंह हैं इससे रिलेटेड। तो अब इसमें क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मंत्रालय की क्या जरूरत है। तो उसमें होता है कि हर देश का, भाई सरकार है, सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जीडीपी ग्रोथ। भाई देश का जीडीपी ग्रोथ, या कहा जाए कि भाई देश का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, ये ज़्यादा ये तेज होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद, एक साल में आपके देश में जो कुल नया उत्पादन होता है, वो नया उत्पादन पिछले साल अगर 100 लाख करोड़ है तो इस साल भी 100 लाख करोड़ अगर हुआ तब तो 0% ग्रोथ हुआ। भाई हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे रहन सहन स्तर में सुधार हो रहा है, तो हमारे जो काम होना चाहिए वो काम भी ज़्यादा होना चाहिए। पिछले साल की तुलना में इस साल कुछ ज़्यादा काम होना चाहिए, उससे अगले साल कुछ और काम होना चाहिए, ठीक है। तो पिछले साल अगर एक कृषि में, उद्योग में, सेवा क्षेत्र में अगर कुल नया उत्पादन अगर 100 लाख करोड़ का हुआ है तो इस बार 110 लाख करोड़ का होना चाहिए, ठीक है। नया आलू का उत्पादन, नया प्याज का उत्पादन, नया अनाज का उत्पादन, उस तरह से टाटा में नया, सीमेंट इंडस्ट्रीज में नया, सब कुछ में मुकेश अंबानी का नया, सब मिला करके एक साल में जो टोटल होना चाहिए वो इस साल 100 लाख करोड़ था तो अगले साल 110 लाख करोड़ होना चाहिए। आपके घर में, आपके यहाँ कोई सैलरी वाले हैं, अगर उनको पिछले साल 10 लाख रुपया सैलरी मिला है टोटल 12 महीने का, तो इस साल 10 लाख से ज़्यादा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और उसके अनुसार सरकार के द्वारा सैलरी में वृद्धि भी की जाती है। तो जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है, जीडीपी का मतलब होता है, अभी करेंगे उसको, कि एक साल में कुल नया उत्पादन, और अगले साल में उस अगले साल नेक्स्ट ईयर जो नया उत्पादन होगा वो इस साल के नया उत्पादन से ज़्यादा होना चाहिए, और जितना ज़्यादा होगा उसी को ग्रोथ कहा जाता है। और निश्चित रूप से घर में जितना नया उत्पादन अधिक से अधिक होगा, इस साल 100 लाख करोड़ है, इस साल मान लीजिए 100 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, अगले साल 1 करोड़ 10 लाख रुपया हुआ, ठीक है। तो आपके घर में 10% की वृद्धि हुई, और इस वृद्धि से जो भी बिजनेस में, तो आपके घर में लाभ, अधिक प्रॉफिट होगा तो जीवन स्तर में आप अधिक खर्चे करेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ घर की बढ़ेंगी और प्लस प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ भी बढ़ेगा। तो किसी भी देश के विकास के लिए ज़रूरी है कि भाई उसका जीडीपी ग्रोथ हो, माने नया उत्पादन पिछले साल की तुलना में ज़्यादा होना चाहिए। इस बार देखेंगे भारत में 2020 में कोरोना के कारण पिछले साल की तुलना में, ठीक है, इस साल जो जीडीपी ग्रोथ होगा वो अनुमान किया जा रहा है कि वो -7.6% रहेगा। मैंने पिछले साल की तुलना में अगर पिछले साल 100 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है तो इस साल करीब
3 लाख करोड़ रुपीस का ही 92 पॉइंट कुछ लाख करोड़ रुपए का ही उत्पादन होगा, अर्थात इस साल कम उत्पादन होगा 2020 में 2019 की तुलना में। ठीक है, तो ये लेकिन कोरोना के कारण कोई कुछ किया नहीं जा सकता था। तो अब यहाँ पे क्या है कि जीडीपी ग्रोथ अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसमें तो इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है कि भाई सही योजना होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पूरे देश में अगर सरकार ये चाहती है कि सबके घर में शौचालय हो, तो सबके घर में शौचालय हो उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन टाइप की कोई योजना शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो योजना सही योजना हो, और सही योजना बनाने के लिए जरूरी है कि पहले पता तो रहे, पता चला कि देश में सारे लोगों के घरों में शौचालय ऑलरेडी है। ठीक है, सबके घर में शौचालय है, और यहाँ पता चल रहा है कि सबके घर में शौचालय है और आप शौचालय बनाने की योजना बना रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ। तो पहले आप क्या करिए कि पहले पूरे देश में एक सर्वे करा लीजिए कि देश में शौचालय की जरूरत है भी कि नहीं है। अगर देश में शौचालय की जरूरत है, आंकड़ों से सर्वे करने से ये पता चलता है कि देश में 25 करोड़ घरों में से 5 करोड़ घरों में शौचालय नहीं है, ये पता चला, तो उसके अकॉर्डिंग आप योजना बनाएंगे। ठीक है, उस योजना के अकॉर्डिंग आप जो व्यय निर्धारित करेंगे, पूंजी एक्सपेंडिचर तय करेंगे, अमाउंट तय करेंगे। ठीक है, और फिर उसमें तो ये सही योजना होनी चाहिए, और उसके बाद व्यय, और तब सरकारी तंत्र या निजी तंत्र जो कुछ भी जिसकी भी भागीदारी से, तो ये सरकारी ये तंत्र हुआ एक तरह से सिस्टम, तो सिस्टम हुआ, ये हुआ, और ये योजना मिलाकर के जीडीपी ग्रोथ होता है। ठीक है, अब इसमें सही योजना बने इसके लिए क्या जरूरी है। ये पैसे तो आपने देखा कि भाई इनकम टैक्स से, जीएसटी से सबसे आता है, सरकारी तंत्र ऑलरेडी, गवर्नमेंट सिस्टम ऑलरेडी है। ये सही योजना कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, विश्वसनीय आंकड़े होने चाहिए आपके पास, रिलेबल। राजपूत ट्यूटोरियल्स के इस क्लास में मैं निश्चित रूप से आप कोशिश कर रहा हूं कि आपको बातें इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट जगे, प्लस आपको बातें समझ में भी आए। ठीक है, तो कोई दिक्कत होगी तो फिर हम लोग एक बार डाउट सेशन रखेंगे तो उससे सॉल्व करेंगे, आप परेशान मत होइएगा, बातों को समझने के अंडरलाइन करके रखिएगा क्या हाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो उसको मैं एक एक करके सब आपका क्लियर कर दूंगा। तो अब हमने क्या कहा कि भाई सही योजना बनाने के लिए हमारे पास विश्वसनीय आंकड़े होने चाहिए, और ये विश्वसनीय आंकड़े देगा कौन, भाई हमारे आपके यहाँ से जा करके जो सरकारी अधिकारी हैं वो जाते हैं सर्वे करने के लिए, बजाते रेडियो में प्रचार किया जाता है कि जब सरकारी अधिकारी आए तो आप उनको सही सूचना दीजिए। इंडिया में गड़बड़ी ये है कि लोगों को सही सूचना कुछ लोग बढ़ा के बोलते हैं, कुछ लोग घटा के बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है, सही सूचना नहीं मिलती है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और उसके अंदर की जो संस्थाएं हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि सही सूचना नहीं मिल पाती हैं, लेकिन फिर भी जो मिलती हैं तो विश्वसनीय आंकड़े होने चाहिए। और ये विश्वसनीय आंकड़े संग्रहित करने के लिए अभी मई 2019 से एक नई संस्था अस्तित्व में आ गई है, उसको बोलते हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑफिस, ये इसके द्वारा। और ये एनएसएसओ दो संस्थाओं को मिलाकर के बनाए गए हैं। पहले से आप जानते हैं सीएसओ और एक और होता था एनएसएसओ, ये दोनों को मिलाकर के एक संस्था बनाई गई है, उसका नाम है। तो इसके द्वारा, ये एनएसओ के द्वारा विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उन आंकड़ों का उपयोग करके सही योजना बनाई जाती है, और उस योजना में पैसा और सरकारी तंत्र लगा करके देश के आर्थिक विकास को या सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। अर्थात ये तब तक नहीं होगा जब तक कि सही योजना ना हो, और सही योजना तब तक नहीं बनेगी जब तक कि विश्वसनीय आंकड़े ना हो। अर्थात गुड गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण घटक रिलेबल डेटाज भी हैं, और वो रिलेबल डेटाज कलेक्ट करने के लिए कौन सा मंत्रालय है आप नोट कर लीजिए। देश में विश्वसनीय आंकड़े संग्रहित करने के लिए टू कलेक्ट रिलेबल डेटाज इन कंट्री, कौन सी मंत्रालय है, एमओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये है। इसके द्वारा
सांख्यिकीय मामलों का सांख्यिकीय एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय इसके द्वारा। और इसके तहत एक संस्था है जिसके द्वारा कब आया है ये, मई 2019 से आया है ये, NSSO, CSO और NSSO दोनों को मिलाकर, विथ मर्जर ऑफ NSSO CSO। ठीक है, आप जानते हैं NSO का कार्यालय होता था कोलकाता और CSO का कार्यालय होता था दिल्ली। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास मोबाइल होगा, गूगल में एक बार फुल फॉर्म देख लीजिएगा जब लिखना होगा तो। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दो संस्थाएं होती थी। दोनों संस्थाओं के द्वारा देश से संबंधित विभिन्न प्रकार के डेटा कलेक्ट किए जाते थे और वो कलेक्टेड डेटा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसके माध्यम से फिर प्रेस में जाता था। अभी क्या हुआ, मई 2019 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और अब एक नई संस्था आ गई है, उसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मई 2019। और इसका कार्यालय कहाँ पे है, इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, देश में सबसे इंपॉर्टेंट, एक साल में कुल आय कितना हुआ, तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की गणना की जाती है अभी के टाइम पे NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसेज। पहले होता था राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो CSO के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब चेंज हो गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में NSO हो ही नहीं और CSO हो तो आप किसको टिक करेंगे, CSO को, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर NSO और CSO दोनों दिया रहे तो किसको टिक करेंगे, NSO को। अब टिक करिएगा। तो अब ये राष्ट्रीय आय की गणना NSO द्वारा, और NSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के क्रम में जो अभी के टाइम पे डेटा यूज किया जाता है उसको बोलते हैं GVA। GVA से होता है GDP, GDP से होता है GNP, GNP से आता है NNP और NNP से आता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। NNP से क्या आता है, राष्ट्रीय आय। NNP से क्या आता है, राष्ट्रीय, नेशनल इनकम आता है। और नेशनल इनकम को ही कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, देश की कुल जनसंख्या से, टोटल पॉपुलेशन से। तो क्या निकल के आ जाता है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये निकल जाता है। तो अभी के टाइम पे होता है, एक लाइन है अभी। तो ये सारे और इससे रिलेटेड कुछ कुछ हम लोगों को डेटा चाहिए। तो डेटा में देखिए क्या है, सबसे पहले एक कंसेप्ट, नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है 2015 से, उसको बोलते हैं GVA का, ग्रॉस वैल्यू एडेड। माने एक साल में कृषि में, उद्योग में, सेवा क्षेत्र में जो पहले से था उस पर क्या नया जोड़ा गया, दैट इज कॉल्ड, वो भी एक तरह से नया उत्पादन ही है। ठीक है, क्या नया जोड़ा गया उसको ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहा जाता है, सकल, ठीक है, सकल मूल्य वर्धन उसको बोलते हैं। और GVA इक्वल टू होता है, नोट करते जाइएगा, जरूरत नहीं है, मैं जो बताऊंगा उतना ही आपके कॉपी में रहना चाहिए, अदरवाइज याद करना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूं, नहीं तो कोई आपको कई जगह पे दिक्कत होंगी। GVA इक्वल टू होता है GVA एट बेसिक प्राइस। एक कंसेप्ट आया, ये क्या बोला हमने, बेसिक प्राइस, आधार मूल्य। GVA एट बेसिक प्राइस इक्वल टू GVA एट फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन लागत। हमने मिठाई बनाया, उस मिठाई में बेसन लगा, घी लगा, चीनी लगा, हलवाई का, सब कुछ मिला करके जो लागत हुआ उसी को कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो 10 kg नया लड्डू बनाया, लागत मूल्य पर, उसको बोलेंगे GVA एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और इसी में हम लोग क्या करेंगे कि उस पे GST, जैसे अप्रत्यक्ष कर, हर उत्पादन पर टैक्स लगता है। ठीक है, तो उस पे हमने क्या किया, इन एक होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ प्रोडक्शन टैक्स का, उस लड्डू को बनाने में जो घी था उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स था, उसमें जो बेसन था उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स था, जो चीनी था उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स था। ठीक है, तो ये सारे टैक्स को बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स। और कई बार ऐसा होगा
कि ये जो चीनी है उस पर सरकार ने सब्सिडी दे रखा है, ठीक है, जो उस पे जो पता गैस यूज हो रहा है एलपीजी, उस पे सरकार ने सब्सिडी दे रखा है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन सब्सिडी, अर्थात उत्पादन सब्सिडी। वो लड्डू बनाने के दौरान जो इनपुट्स यूज हुआ था उसमें सरकार ने जो कुल सब्सिडी दिया उसको घटा देंगे, और उस पर जो कुल उत्पादन कर, अब इसको सरकार हटाने जा रही है, ये रहेगा नहीं चूंकि कॉम्प्लिकेटेड था तो अदरवाइज, लेकिन फिर भी आप अपने कॉपी में लिख दीजिए जीवीए एट बेसिक प्राइस इक्वल टू जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, उत्पादन कर, ठीक है, उत्पादन सब्सिडी। आगे अब यहीं से आता है एक जीडीपी एट मार्केट प्राइस, माने हम लोग जिस मूल्य पर कोई बाजार में सामान खरीदते हैं उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो देश में एक साल का जो नया उत्पादन है उसको बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस में आता है ये जीवीए एट बेसिक प्राइस, ठीक है, जीवीए एट बेसिक प्राइस आएगा इसमें, ये वाला जो निकाला हमने प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटा करके उत्पादन लागत में प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ा और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटाने के बाद जो मूल्य प्राप्त हुआ उसको जीवीए एट बेसिक प्राइस कहा जाएगा। और ये जीवीए एट बेसिक प्राइस अर्थात लड्डू बन के हमारे पास रेडी है, डब्बे में हमने खूब अच्छे से उसको पैक कर दिया, और पैक करने के बाद फिर उस पर टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं लड्डू टैक्स या प्रोडक्ट टैक्स, उत्पाद कर। क्या बोलते हैं उसको? उत्पादन नहीं, उत्पाद कर। और उसमें से फिर हो सकता है कि उस डब्बे बंद लड्डू पर जिसमें उत्पादन कर हमने जोड़ा था उसमें सरकार 150 रुपये सब्सिडी दे दे, जिससे लड्डू का प्राइस कम हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद सब्सिडी। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, उत्पादन कर और उत्पाद सब्सिडी में अंतर है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, लड्डू पर दी गई सब्सिडी, प्रोडक्ट सब्सिडी। क्लियर है? तो ये हुआ। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारे पास आ गया, ठीक है, यहीं से कहानी हमारी शुरू होती है, यही आप देखते हैं। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस को एक दूसरे तरीके से भी हम लोग निकालते हैं। कौन सा तरीका? इसमें इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पादन, ठीक है, जो भी नया हुआ है, सकल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो या प्रोडक्शन हो, जो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके सकल जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन के निर्धारण में 5 फैक्ट आते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक होता है एक वित्तीय वर्ष में, इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में, कॉमा दे दिया। भारत में एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये एक वित्तीय वर्ष होता है इंडिया में। कैलेंडर ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर है। हमारा जो कैलेंडर ईयर है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, ध्यान रखिएगा। और एक डॉक्टर शंकराचार्य कमेटी का गठन किया गया था कि क्या हम कैलेंडर ईयर और ये फाइनेंशियल ईयर को मर्ज कर दें, तो उसने कहा 2016 में कि हम मर्ज कर दीजिए, क्योंकि 1867 से 1868 से अंग्रेजी सरकार के शासन के दौरान से ही हम कैलेंडर ईयर के बदले ये 1 अप्रैल वाला ईयर फॉलो करते हैं, और आज तक फॉलो कर रहे हैं, और किसी को उसका कारण नहीं पता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी इमीडिएट कैलेंडर ईयर के साथ मर्ज करना इतना आसान नहीं है। सारे कानून, सारा अकाउंटिंग इसके अनुसार होता है, और जब, ठीक है, मर्ज करेंगे तो कई सारी टेक्निकल दिक्कतें हैं। अरुण जेटली जीवित रहते तो हो सकता था कि मर्ज कर देते, लेकिन अभी वो मर्ज नहीं हो पाया।
अभी यही चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक तो सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में, इन ए कंट्री, किसी देश में, और यहां किसी देश का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया का जो 12 नॉटिकल मील तक होता है, ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक, वो भारत की अपनी सीमा होती है, इंडियन टेरिटरी है वो। लेकिन 12 नॉटिकल मील के लेकिन किसी भी देश की जो सीमा होती है वो यहीं तक नहीं होती है, वो 200 नॉटिकल मील तक होता है। और 1 नॉटिकल मील जो समुद्री दूरी मापने का जो इकाई है वो नॉटिकल मील होता है, और 1 नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होता है। तो देखो, अब यहां से 200 नॉटिकल मील तक, नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, अर्थात क्या हुआ, 200 इंटू 1.85 किलोमीटर, अराउंड 370 के आसपास, हाँ 370 के आसपास होता है ये, 370 किलोमीटर। तो भारत की बाउंड्री से, भूभाग से 370 किलोमीटर की दूरी तक जो भी मछलियां, समुद्री उत्पाद, गैस, पेट्रोल, जो कुछ भी पाए जाएगा वो सारा भारत के जीडीपी का भाग होगा, वो किसी देश में शामिल होता है। अर्थात यहां पे क्या करेंगे, ये 200 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं ईईजेड। फुल फॉर्म क्या होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। देख लीजिएगा इसको, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसको कहा जाता है, ठीक है। और वो समुद्री सीमा से 200 नॉटिकल मील तक होता है, ठीक है। और इस दौरान जो भी, तो यहां पे भारत, किसी देश का तात्पर्य केवल भारत का भूभाग नहीं है, ये समुद्र के बीच, समुद्र के अंदर जो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत को प्राप्त है उसके संसाधन भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये एक तो क्वेश्चन हो गया कि भारत का ईईजेड कितने किलोमीटर तक है, तो 200 किलोमीटर तक है, 200 नॉटिकल माइल तक है। 1 नॉटिकल माइल में कितना होता है, 1.85 किलोमीटर होता है, ठीक है। और इस क्षेत्र के जो भी संसाधन होते हैं, ये समुद्र वाला और भूभाग वाला, ये सब किसी देश में आता है और यहाँ का उत्पाद जीडीपी का भाग होता है, ठीक है। तो 2 टर्म क्लियर हुआ, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में रहने वाले सभी लोगों, ऑल पर्सन लिविंग इनसाइड ए कंट्री। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि अभी देखेंगे तो गुड़गांव में या आपके रायपुर में ही, छत्तीसगढ़ में ही, कई जगहों पे, लखनऊ में, सब जगह कई सारे विदेशी रहते हैं। और हमारे अपने यहाँ के लोग अमेरिका में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, गल्फ कंट्री, सब जगह रहते हैं अलग अलग। तो जब जीडीपी काउंट करने की बारी आती है तो उस साल जो देश में रह रहा होता है, चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी हो, उसके इनकम को ही शामिल किया जाता है। कोई आपके घर का आदमी देश, घर के बाहर रह रहा हो तो उसकी जो आय है वो जीडीपी में शामिल नहीं होंगे। जीडीपी जब काउंट करते हैं तो उसमें घरेलू और विदेशी का अंतर नहीं किया जाता है, चाहे जो हो उस साल देश के अंदर रह रहा हो वो जीडीपी का भाग होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, तो 3 टर्म क्लियर किया, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा अंतिम उत्पाद, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब क्या हुआ, कपास, कपड़ा और शर्ट। यहां पे अंतिम कौन सा होगा, शर्ट, क्योंकि शर्ट के मूल्य में कपड़े का मूल्य, कपास का मूल्य सब शामिल है। रसगुल्ला, छेना और दूध, फाइनल गुड्स कौन सा हुआ, रसगुल्ला। तो ये जो कंजम्पशन के लेवल पे जो चीजें होती हैं उसको ही जीडीपी में शामिल किया जाता है। जो प्राइमरी और इंटरमीडिएटरी जो गुड्स होती हैं वो जीडीपी का भाग नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वही जो शर्ट है, ठीक है, ये जो शर्ट है यही अंतिम उत्पाद है, इसका मूल्य जीडीपी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, हम अंतिम उत्पाद, और उसके बाद एक 5वां होता है काम मूल्य।
का मूल्य, ठीक है, प्राइस। तो इसको एक सेंटेंस में कहें तो कैसे कहेंगे? एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु सेवाओं का मूल्य को जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। तो एक वित्तीय वर्ष कौन सा हुआ? 1 अप्रैल से 31 मार्च। किसी देश में क्या हुआ? 200 नॉटिकल मील तक। सभी लोगों मतलब घरेलू विदेशी जो रहते हों उस साल देश में हों, बाहर हैं तो उनका काउंट नहीं करेंगे। और अंतिम उत्पाद मतलब फाइनल जो कंजम्पशन के लेवल पर है। और मूल्य बाजार मूल्य। अभी कौन सा काउंट होता है? बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस काउंट होता है। अच्छा, तो ये जीडीपी था। अब जीडीपी से, जीडीपी में हमने क्या कहा था? इसका मतलब क्या था? ये ग्रॉस है, डोमेस्टिक है, घरेलू है, और प्राइस है। अच्छा, प्रोडक्ट है ये। अच्छा, अभी हमने मार्केट प्राइस पर, एमपी पर इसको क्या किया है? मार्केट प्राइस पर इसको प्राइस में कन्वर्ट कर लिया। जैसे 10 केजी जो आलू है वो उत्पाद है, इंटू 20 कर लेंगे तो 200 रुपया प्राइस हो गया। तो सकल घरेलू उत्पाद को जब मार्केट प्राइस पर देखेंगे तो मूल्य आ जाता है। क्योंकि आलू, गेहूं, चावल सबको एक साथ जोड़ तो सकते नहीं है, तो सबको मूल्य में कन्वर्ट करके एक साथ जोड़ देंगे तो सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर निकल जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? ऑन मार्केट प्राइस। तो ये जो सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस, इससे क्या होता है कि जब राष्ट्रीय आय की तरफ आते हैं तो ये जो डोमेस्टिक है ना, ये डोमेस्टिक को राष्ट्रीय बनाना पड़ता है। डोमेस्टिक को क्या बनाना पड़ता है? नेशनल। और नेशनल बनाने से क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय से सकल ऐसा ही रहेगा, ग्रॉस ही रहेगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही रहेगा, छोड़ दीजिए प्रोडक्ट को, भी प्रोडक्ट ही रहेगा। लेकिन ये डोमेस्टिक जो था वो क्या बन गया? देखिए, जो डोमेस्टिक था अब वो नेशनल बन गया। और डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे? उस जीडीपी में से जो सकल था, सकल डोमेस्टिक था, उसमें से एनआईए बोलते हैं उसको, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को घटा देते हैं। किसको घटा देंगे? नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में से एनआईए को घटा देंगे। अच्छा, ये एनआईए क्या होता है? जैसे भारत वाले जो बाहर हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, खोलें तो भारत वाले जो बाहर हैं उनका इनकम, अच्छा सॉरी जीडीपी प्लस करते हैं, एनआईए को प्लस कर देते हैं, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को, बाहर से जो शुद्ध आय आया है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। क्या क्या मतलब हुआ इसका? जैसे भारत के लोग जो बाहर रहते हैं उनका आय को आई कहा गया, और भारत में जो रहते हैं उनके आय को एक्स कहा गया। जैसे भारत के लोग बाहर में अगर 100 रुपये कमाते हैं और विदेश वाले भारत में अगर 80 रुपये कमाते हैं, ठीक है, तो जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद 1 लाख रुपया था या 1000 रुपया था, तो उस 1000 रुपये में क्या करेंगे? ये जो हमारे लोग बाहर रहते हैं जो 100 रुपये कमाए, और हमारे यहाँ जो विदेशी रहते हैं 80 रुपया, तो इस 100 में से 80 को घटा देंगे तो 20 रुपया हुआ। उस 20 रुपये को ला करके यहाँ पे जोड़ देंगे इस 1000 रुपये में, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक जीएनपी क्या हो जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1020 रुपया। आ रहा समझ में? ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, ऐसा उल्टा भी हो सकता है। बाहर में भारतीय लोग बाहर में 50 रुपये कमाते हों, और जापान वाले, साउथ कोरिया वाले इंडिया में अगर मान लीजिए 100 रुपये कमाते हैं, तो ये 50 माइनस 100 माइनस 50 हो गया। तो माइनस 50 अर्थात एनआईए, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, माइनस हुआ। तो इसमें से इस 1000 में से माइनस क्या करेगा? इस प्लस को माइनस बना देगा। तो कितना हो जाएगा? 950 रुपया। तो कई बार जीएनपी जीडीपी से कम भी हो सकता है और जीडीपी से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर बाहर से पैसे ज़्यादा आएंगे तो जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा होगा, और कई बार बाहर से पैसे अगर कम आएंगे, ठीक है, तो जीएनपी जीडीपी से घट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए, अब यहां पे देखो, जैसे हमने जीडीपी से क्या निकाल लिया? जीएनपी, अर्थात डोमेस्टिक को हमने नेशनल बना दिया। अब हमें ये जो सकल है ना, ये सकल को नेट करना है। ये क्या है? ये नेट है ये।
और नेशनल नेशनल ही रहेगा, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ही रहेगा। अर्थात अब क्या हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको सकल राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद करने के लिए ये सकल वाले में से, जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। हमने निगम कर जब बताया था तो उसमें आपको बताया था मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास को क्या करेंगे, घटा देंगे। और मूल्यह्रास को घटा देने से क्या हो जाता है, क्या होता है मूल्यह्रास, वो गाड़ी का जैसे हमने बताया था कि 10 लाख रुपए मूल्य है, 1 साल बाद जब इंश्योरेंस कराने जाएंगे तो कंपनी द्वारा आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस नहीं किया जाएगा, गाड़ी का मूल्य घटा दिया जाएगा, 9 लाख पे इंश्योरेंस होगा। वो जो 1 लाख इंश्योरेंस वाले ने जो गाड़ी का मूल्य कम किया, वो इस 1 साल के दौरान सड़कों पे गाड़ी चलते हुए उसमें घिसावट आया है। तो उसी तरह से पूरे देश में जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, उसमें से 15%, 20%, 10% मूल्यह्रास घटा देते हैं। अर्थात उस उत्पादन को करने में जो मशीन लगा है, ठीक है, वो मशीन अब 1 साल बाद उतने मूल्य का नहीं है जितने मूल्य का शुरू में था। हमने मान लीजिए एक ट्रैक्टर लगा करके खेती किया, अब 1 साल बाद ट्रैक्टर का मूल्य कम हो गया है, तो टोटल जो आपके घर में जो खेती से पैसा आया, उसमें से जितने ट्रैक्टर के मूल्य में कमी आई है उसको घटा देंगे, और तब जो मिलेगा उसको शुद्ध बोलेंगे। ठीक है, अगर नहीं घटाएंगे तो फिर सकल रह जाएगा। तो उसी में हमने क्या किया, मूल्यह्रास। तो इस तरीके से हमें अब क्या हो गया, ये जो सकल घरेलू उत्पाद था वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। अर्थात शुद्ध भी है, अपनों द्वारा है और उत्पाद है। और इसी को जब मार्केट प्राइस पर कन्वर्ट कर देंगे, ये सारे उत्पादों को मार्केट प्राइस पे, तो उसको क्या बोल देंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी जैसे ऊपर में जो था, तो अब देखिए, माने जो प्रोडक्ट है वो प्राइस में कन्वर्ट होता है, मार्केट प्राइस पर अन्य भी होते हैं, लेकिन अभी मुख्य रूप से मार्केट प्राइस वाला ही काउंट होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां से जब हमारे पास एनएनपी निकल गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल गया। पहले हमने देखिए आपको क्या निकाला था, जीडीपी, जीडीपी से क्या निकाला, जीएनपी, जीएनपी से क्या निकाला, एनएनपी, और एनएनपी से क्या निकाला, अब जा रहे हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो उसी में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद लागत मूल्य पर, ठीक है, को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, नेशनल इनकम। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द नेशनल इनकम, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद उत्पादन लागत पर। और एक और इसी को निकाला जाता है, ठीक है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये राष्ट्रीय आय वाला क्या होगा, ये हुआ साधन लागत पर, एक्चुअल, बिना कोई, ठीक है, ये साधन लागत पर हुआ। और ये जो एनएनपी है वो क्या है, राष्ट्रीय आय, किस पे हुआ, मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य पर। ठीक है, 2015 के पहले ये वाला राष्ट्रीय आय होता था, 2015 के बाद अब इस वाले को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस, ध्यान रखिएगा। और इसी से फिर और एक आगे बढ़ते हैं, उसमें कहा जाता है स्थिर मूल्य, कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय। बाजार मूल्य तो अभी के मूल्य पर हुआ, लेकिन अगर यही चीज 2011-12 के मूल्य से अगर तुलना किया जाए तो क्या स्थिति है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक छोटा सा, इसमें एक लाइन लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय आय या अन्य जब मतलब क्या, जीडीपी डॉट डॉट को स्थिर मूल्य, कांस्टेंट प्राइस मूल्य, बाजार मूल्य के अलावा स्थिर मूल्य पर भी आकलित किया जाता है। इट आल्सो एस्टिमेटेड ऑन कांस्टेंट प्राइस। और उसी में लिख दीजिए, वर्तमान में
स्थिर मूल्य के लिए, कांस्टेंट प्राइस के लिए आधार वर्ष बेस ईयर इज 2011-12। स्थिर मूल्य के लिए आधार वर्ष कितना है? 2011-12 है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे आधार वर्ष क्या हो, तो क्या यूज किया? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, ठीक है, को स्थिर मूल्य पर आकलित करने के लिए, उन कांस्टेंट प्राइस पर एस्टिमेट करने के लिए कौन सा आधार वर्ष यूज किया जाता है? जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये 8,848 मीटर कहाँ से? तो कहा जाता है कि समुद्री तल से, ठीक है, समुद्री तल से। तो उसी तरह से इसमें भी एक्चुअली क्या होता है, व्यवहारिक रूप से देखिए इसको। जैसे एक कोई आदमी है, उसकी एक कोई, यहां लिखिए, एक कोई आदमी है 2011-12 में उसकी सैलरी है 1 लाख, ठीक है, और वो 10 सामान खरीद के यूज करता था इससे, ठीक है। अब 2020-21 में उसकी सैलरी बढ़ के हो गई, उसकी सैलरी बढ़ के हो गई 1.5 लाख। तो उसकी सैलरी में कितने की वृद्धि हुई? 50% की। लेकिन अब वो सामान जो 10 सामान था, अब उस 10 सामान अब इसमें नहीं मिलता है 1.5 लाख में। अब उसके लिए कितना लगता है? मान लीजिए 1.60 लाख लगता है। अर्थात वास्तव में अब उसकी सैलरी बढ़ी है या घट गई है? अब वो उस 1.5 लाख से केवल कितना खरीद पाएगा? सोच के देखिए, 1.5 लाख में केवल 9.5 उत्पाद ही खरीद पाएगा वो, 10 उत्पाद उसको नहीं मिलेगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये 10 सामान का जो मूल्य था वो मूल्य बढ़ गया। जिस रेशियो में उसका मूल्य बढ़ा 10 सामान का, उस रेशियो में उसकी सैलरी नहीं बढ़ी। अर्थात सैलरी बढ़ी 50% से और सामान का दाम बढ़ा 60% से। अर्थात 2020-21 में वो जो मजदूर है, वो जो एम्प्लॉई है, वो अमीर हुआ या 2011-12 की तुलना में अमीर हुआ कि गरीब हुआ? तो आंसर क्या निकलेगा? गरीब हुआ। क्योंकि 2011-12 के मूल्य पर वो 10 सामान खरीद, 1 लाख रुपए में 10 सामान खरीद लेता था। लेकिन 50% सैलरी बढ़ने के बाद भी 2020-21 में 1.5 लाख रुपए में 10 सामान नहीं खरीद पा रहा है। वो उसको उस 10 सामान को खरीदने के लिए 10,000 रुपये कर्ज लेना पड़ रहा है। अर्थात वो पहले की तुलना में, अर्थात उसकी परचेजिंग पावर। तो उसी तरह से देखा जाता है कि अब मान के देखो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब ये जो 1.5 लाख है, तो पता चला कि महंगाई बढ़ी है 60% की दर से और सैलरी बढ़ी है 50% की दर से। तो इस 1,50,000 का अब वास्तव में उसका वैल्यू कितना है? अगर 2011-12 से तुलना करके देखें तो उसी को स्थिर मूल्य पर उस व्यक्ति की सैलरी कहेंगे, सैलरी ऑन कांस्टेंट प्राइस। और उसके लिए क्या करेंगे? इस 1.5 लाख में से 60% जो महंगाई है उसको घटा देंगे। तो 1,50,000 में से 60% घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? इस 1.5 लाख में से आप 60% घटाइए, 50% बढ़ा है इसका, इसमें से 60% घटा दीजिए, ठीक है, जो महंगाई बढ़ी है। तब जो उसका सैलरी आएगा उसी सैलरी को क्या कहेंगे? ठीक है, उस सैलरी को उसकी वास्तविक आय कहेंगे 2011-12 की तुलना में। अर्थात जो हमारी राष्ट्रीय आय है, एक स्थिर मूल्य पर, आप डेटा में देखिएगा, और एक बाजार मूल्य पर, दोनों पर काउंट होता है। और फिर उसमें तुलना की जाती है। स्थिर मूल्य से तुलना करके देखा जाता है कि जो मूल्य बढ़ रहा है, ठीक है, जो आज का मूल्य है, और 2011-12 से जो महंगाई बढ़ी है उस मूल्य में से महंगाई को घटा देंगे और उसके बाद जो मूल्य आएगा वो इस मूल्य का 2011-12 के अनुसार वास्तव में उसका मूल्य है, वास्तव में उसकी आय है। ठीक है, तो ये फिर इस तरीके से तुलना किया जाता है। यहाँ पे पीटी का फैक्ट है कि भाई वर्तमान में स्थिर मूल्य पर
जीडीपी आकलित करने के लिए, नेशनल इनकम काउंट करने के लिए आधार वर्ष क्या है, तो उसका आंसर क्या होता है 2011-12। ये हमने आपको समझाया। आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है मूल्य में वृद्धि और वास्तविक वृद्धि के बीच में तुलना करने के लिए। मूल्य में वृद्धि हुआ 60%, वास्तविक वृद्धि हुआ है, मान लीजिए बाजार मूल्य के अनुसार मूल्य बढ़ गया है 50% से, तो बाजार मूल्य के अनुसार मूल्य बढ़ा 50% से, और मुद्रास्फीति बढ़ गया है 60%, अर्थात वास्तव में जो उसकी जो सैलरी बढ़ी है वो सैलरी नहीं बढ़ी है, 10% से उसकी सैलरी कम हुई है। ये बात है। अब देखो, तो इसमें जैसे कहा जाता है कि एनएसओ के द्वारा, ठीक है, एनएसओ के द्वारा जब राष्ट्रीय आय तो निकाल लिया गया, आपने देखा राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर, तो ये राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम जब बाजार मूल्य पर निकल गया तो इसको क्या करते हैं, जब कुल जनसंख्या से, जैसे 2020 का निकालना है तो 2020 की जनसंख्या से, 2011 की जनगणना से नहीं, 2011 का पर कैपिटा इनकम निकालेंगे प्रति व्यक्ति मूल्य, तो 2011 का, 2012 का, फिर तो परसेंटेज ग्रोथ से मल्टीप्लाई करके 2012 की जनसंख्या, 2013 की जनसंख्या, अनुमानित जो जनसंख्या होती है उससे भाग दे करके हर साल का प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। पर कैपिटा इनकम बाजार मूल्य पे और पर कैपिटा इनकम स्थिर मूल्य पर। बाजार मूल्य वाला हमारे पास है और स्थिर मूल्य से तुलना करके जितने प्रतिशत की मुद्रास्फीति हुई है उसको इसमें से घटा देते हैं तो हमारा स्थिर मूल्य पर निकल जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, कुल जनसंख्या से, टोटल पॉपुलेशन से भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम निकलता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक और बात है कि जैसे जब एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वो जाते हैं, जीडीपी के निर्धारण के लिए जब जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि समस्त आर्थिक क्रियाओं को, इन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं को, ठीक है, क्रियाओं को वो 3 भागों में बांट देते हैं। भाई आप ही को अकाउंटेंट हैं और आपको अपने घर का इनकम काउंट करने के लिए दिया जाए तो क्या करेंगे, भाई एक आदमी खेती करता है उससे उसका हिसाब किताब पूछेंगे, एक आदमी कोई उद्योग चलाता है उससे उसका हिसाब किताब पूछेंगे, कोई आदमी टूरिज्म या कोई बैंक बिजनेस चलाता है उससे उसका हिसाब किताब पूछेंगे, और तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कुल आपका पैसा निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से एनएसओ के द्वारा क्या किया जाता है, देश में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से, प्राथमिक क्रिया, प्राइमरी एक्टिविटीज, माने ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो कि प्रकृति से सीधे जुड़ी हुई हैं, और उसमें आता है कृषि, बागवानी और पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। दूसरा होता है द्वितीयक, सेकेंडरी, द्वितीयक क्रियाएं, सेकेंडरी सेक्टर, भाई जो निकाल करके जमीन से उसका फिर उद्योग में प्रसंस्करण करना। जैसे इवन माइनिंग जो होता है वो प्राइमरी में ना होकर के सेकेंडरी में होता है। क्यों? क्योंकि उसको हाथ से निकालेंगे तो प्राइमरी होगा, मशीन से निकालेंगे तो सेकेंडरी होगा। माने जहां भी मशीन यूज होगा सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, और उसमें द्वितीय क्रियाओं में क्या क्या आता है, इसमें आता है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा आता है निर्माण, कंस्ट्रक्शन। देखिए इंग्लिश में अंतर है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाना, ये सब मैन्युफैक्चरिंग है। और कंस्ट्रक्शन जैसे रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, ठीक है, ये सब जो बनाना होता है वो बोलते हैं निर्माण। और सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाना वो होता है विनिर्माण। ठीक है, और उसके बाद होता है खनन, माइनिंग, और एक होता है विद्युत, तेल गैस सप्लाई, ये सब। तो ये चारों द्वितीय क्रियाएं होती हैं। और फिर इसमें जाते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक में होता है सेवा क्षेत्र, सर्विसेज। तृतीयक होता है सेवा क्षेत्र, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर। अब देखो, तो ये प्राथमिक हुआ, द्वितीयक हुआ, तृतीयक हुआ। तीनों से पूछ करके भाई यहां से कितना, यहां से कितना, यहां से कितना, तब जाकर के जीडीपी बनता है। माने आपके घर का नया उत्पादन खेती वाले से पूछा गया, उद्योग वाले से पूछा गया, व्यापारी से पूछा गया, तीनों से पूछ करके आपके घर का कुल आय बनेगा। अर्थात देश का भी जीडीपी
प्राथमिक से, द्वितीयक से, तृतीयक से मिला करके बनेगा। क्लियर है ये? अब देखो, तो होता क्या था कि 1950-51 में और 2019-20 में, ठीक है, जीडीपी में, देश के कुल उत्पादन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की जो भागीदारी होती थी, प्राइमरी ऑलमोस्ट 59.2% था, ये 27% था और ये 13.8% था। अर्थात देश के जीडीपी में सबसे अधिक भागीदारी किस चीज का था? प्राइमरी का, और उसके बाद किसका था? सेकेंडरी का, और उसके बाद किसका था? टर्शियरी का। ठीक है, ये भागीदारी की स्थिति थी। तो यहां पे जाएंगे तो ये 16.1%, ठीक है, 16.1% था, और फिर जो टर्शियरी सेक्टर का शेयर था 55.17%, 55.17%, और घटा के देख लो इसका ये कितना हुआ। ठीक है, 16.1 और 55.17, तो ये हो गया 7, 2 और 11, 7, 29 पॉइंट, ये हो गया दूसरा, बीच में 29.73% हो गया ये। ठीक है, इसमें जाएंगे तो अब देखो, इसमें दिखाना क्या चाह रहा था। आप देखेंगे कि इसमें पिछले 70 सालों में जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो देखो यहां से यहां नीचे की तरफ गया है, गिरा है, कम हुआ है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी का कम होना, अन्य दोनों क्षेत्रों की भागीदारी का बढ़ना, ये अन्य दोनों क्षेत्र देखिए ये प्लस हुआ है और ये प्लस हुआ है और ये गिरा है। इसका क्या मतलब है कि कृषि क्षेत्र पिछड़ गया? नहीं। जब एग्जाम्पल बता दूं, जब ये 59.2% था तो अनाज का उत्पादन होता था 5.05 करोड़ टन, और आज जब ये 16.1% है, ठीक है, तो अनाज और फल सब्जियों का उत्पादन हो रहा है 60 करोड़ टन, करीब 61 करोड़ टन के आसपास इनका उत्पादन हो रहा है। तो शेयर भागीदारी कम हुई है, कुल उत्पादन कम नहीं हुआ है। तो फिर ये कम क्यों हुआ? तो उसका रीजन है कि अन्य दोनों जो क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में अन्य दोनों क्षेत्र ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लो, अगर 1000 रुपया है और इसमें 600 रुपया आया, यहां से पता चला कि 138 रुपया आया, यहां से 270 रुपया आया, ऐसे आया, और ये 1000 रुपया हुआ। जोड़ के हिसाब थोड़ा देख लीजिएगा इसको, इसमें आ रहा है 600, 700, 900, और ये मान लीजिए 130 रुपया है ये। अब क्या हुआ कि ये हो गया, मान लीजिए बढ़ के 1 लाख, 1 लाख हो गया, 1 लाख रुपया हो गया। और ये मान लो प्राथमिक क्षेत्र 600 से बढ़ के 6000 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये 600 से 10 गुना बढ़ा। यहां पर इस 1000 में, जब भारत का जीडीपी 1000 है तो ये 600 60% है, और यहां से 600 से बढ़ के आज ये 6000 हो गया। लेकिन इस 1 लाख में ये सिर्फ 6% है। क्यों 6% है? क्योंकि अन्य दोनों क्षेत्र जो 94,000 में, द्वितीयक और क्षेत्रीय क्षेत्र काफी तेजी से बढ़ गया और उनकी भागीदारी हो गई है 94,000। अर्थात क्वेश्चन क्या हुआ यहां पे कि जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी का कम होना यह कृषि में कमी का सूचक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कम हुआ है ये अन्य दोनों क्षेत्रों में वृद्धि का परिणाम है, के कारण है। और नंबर 3, यह आर्थिक विकास का सूचक होता है। जब आलू प्राथमिक में उत्पादन हुआ और वहीं खा गए तो जीडीपी में शेयर उसका ज्यादा रहेगा, लेकिन वो चिप्स में जब जाएगा तो चिप्स का, आलू का प्राइस 20 रुपया है तो चिप्स का प्राइस कई गुना ज्यादा है। तो सोच के देखो, इससे क्या हुआ, आलू बढ़ा जरूर, आलू का मूल्य, आलू से चिप्स में जाने से अब चिप्स तो सेकेंडरी सेक्टर का हो जाएगा। कई राज्यों में, कई जगह पे जाए, कई राज्यों में चिप्स को सेकेंडरी सेक्टर में काउंट किया हुआ है। तो चिप्स जो है अब उसका मूल्य, तो आलू से चिप्स में जाना सकारात्मक हुआ, लेकिन इसमें आकलन में क्या हो जाएगा, चिप्स द्वितीय क्षेत्र में काउंट होगा और आलू प्राइमरी में काउंट होता था।
तो चिप्स की तुलना में आलू का प्राइस कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन वही अगर चिप्स में नहीं होता, चिप्स की उद्योग अगर नहीं लगता, तो आलू प्राइमरी में रह जाता और वही हीरो बन के रहता। तो इसमें होता है कि एक और पॉइंट इससे ये निकलता है कि ये कम होना आर्थिक विकास का सूचक होता है। प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी जैसे जैसे कम होती है, वैसे वैसे आर्थिक क्षेत्र की आर्थिक विकास की गति तेज होती है, क्योंकि सेकेंडरी टर्शियरी में वो सारा प्राइमरी जब सेकेंडरी में चला जाता है और टर्शियरी की उसमें भागीदारी आ जाती है, तो देश का आर्थिक विकास की गति तेज हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी बातें हैं इस जीडीपी से। एक लाइन और लिख दीजिए इसमें, जो एक लाइन लिखो, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ प्राप्त हुआ 11th प्लान में 8%। एक और डेटा है 2006-07 सबसे तेज 9.6% का जीडीपी ग्रोथ प्राप्त हुआ था 2006-07 में, पिछले सालों में, पिछले 20 वर्षों में। और जीडीपी कहा जाता है कि बचत दर, सेविंग्स रेट ज्यादा होता है तो निवेश भी ज्यादा होता है, अधिक होता है। और निवेश अर्थव्यवस्था में अधिक होगा तो जीडीपी, जो एक साल का नया उत्पादन होगा, वो भी तेज रहेगा। और ये बचत का मतलब क्या हुआ? जो इनकम टैक्स के एम्प्लॉई हैं, आप देखते हो, जो आम एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉय की ही बात करूं, तो वो इनकम टैक्स में अपने पैसे बचाने के लिए हर साल 1.5 लाख रुपया LIC वगैरह में डालते हैं, या ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जो इनकम टैक्स में छूट होता है। ये 1.5 लाख रुपया सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को अगर जोड़ दीजिए तो ये 30 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। और ऐसे सारे बचत को ही क्या कहा जाता है? बचत कहा जाता है। और अभी के अनुसार जाएंगे तो भारत में, ठीक है, भारत में जो बचत दर है, जो सेविंग्स रेट है, अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है उसके अनुसार 30.1% बचत दर है। ये इसमें लिख दीजिए, बचत दर अभी कितना है? 30.1% बचत दर। ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। बचत दर 30.1% है ये 2019-20 में। और इसमें इस बचत दर में सबसे अधिक भागीदारी घरेलू क्षेत्र का होता है। घरेलू या पारिवारिक क्षेत्र, फैमिली क्षेत्र का होता है, ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन है ये, कि बचत दर में सबसे अधिक भागीदारी किस क्षेत्र की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका होता है? 3 होते हैं, घरेलू, निजी निगमित, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इस तरह का, और सरकारी। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बचत में भागीदारी किसका होता है? घरेलू क्षेत्र का, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा था। जीडीपी ग्रोथ सबसे अधिक कब रहा? 2006-07 में। जीडीपी ग्रोथ किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा रहा? 11th 5 ईयर प्लान में ये रहा। ये सब कुछ आपके इंपॉर्टेंट डेटास थे जो कि ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाएंगे तो जो 2020-21 के लिए, एक लाइन लिख दीजिए, 2020-21 के लिए जीडीपी ग्रोथ की क्या संभावना है? 20-21 के लिए -7.9%। अभी जो लेटेस्ट डेटा, ये जो पेज हमने आपको दिखाया, इस पेज में आया है -7.9%, सॉरी -7% है। याद रखिएगा इसको। अभी कोरोना के कारण पहली बार बहुत सालों बाद भारत में जीडीपी ग्रोथ इतना नीचे गया है। इतना जो नीचे गया है वो पहली बार बहुत सालों बाद गया हुआ है। अब इसमें है कि जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, वो प्रति व्यक्ति आय भारत का पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय है 1,34,000 2019-20 के लिए 1,34,226। ये प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 1,34,000, 1,34,000 याद कर लीजिएगा, 1,34,000। ये जो टेबल मैं दिखाया था उस टेबल में ही आ रहा है। 2020-21 के लिए ये कम हो गया है, 1,26,000 हो गया है। ये हमने क्या दिखाया 2019-20 के लिए, और यही 2019-20 के लिए 2000 प्रति व्यक्ति आय
इसके लिए कितना है? 1,26,000, 1,26,000 रुपया। ये है 2020-21 के लिए। तो ये कुछ डेटा थे, और भी हम आपको डेटा कुछ कुछ दिखा देंगे, बता देंगे। हाँ, ये जरूर है, एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो ध्यान कर लिख लीजिए ना हो तो। जैसे राष्ट्रीय ये जो सांख्यिकीय आंकड़े हैं, जो स्टैटिस्टिकल डेटाज हैं, तो स्टैटिस्टिकल डेटाज के लिए का जो पितामह कहा जाता है, जिसको फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल इशूज इन इंडिया, तो वो पीसी महालनोबिस होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? उसको बोलते हैं पीसी महालनोबिस, फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल इशूज इन इंडिया। और उनके जन्म दिवस को ही नेशनल स्टैटिस्टिकल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और वो उनका जन्म दिवस है 29 जून, 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये पीसी महालनोबिस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता के हेड थे ये, और इन्होंने भी नेहरू के सलाहकार के रूप में ये सारे स्टैटिस्टिकल मामले, और इनका एक और नाम आप सुनते हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान का जो फॉर्मेशन था, का जो सेकंड 5 ईयर प्लान में इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका थी, पीसी। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। और 29 जून क्या है? तो ये भारतीय सांख्यिकीय मामले के जो जनक हैं पीसी महालनोबिस, इनका हैप्पी बर्थडे है महालनोबिस का, तो उसी दिन ये मनाया जाता है। और इस दिन ये कोशिश की जाती है कि अधिकारियों को सबको ट्रेनिंग दी जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, जिससे कि वो सही सूचना दें। सही सूचना देंगे तो उससे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम सब होगा। हम आपको लेटेस्ट डेटा बजट के बाद, जो इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, तो उसके बाद दे देंगे। आज के लिए इतना ही टॉपिक है, यही है। धन्यवाद।